अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर हमारा शुरू है। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है, सिक्स्थ लेक्चर जो है, तो अभी हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस चैप्टर की जो है तो अगला टॉपिक को स्टडी करें, हमको उसके कुछ बेसिक को समझना होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फ़िज़िक्स का बेसिक जो है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा आप उसकी स्टडी करेंगे, जितना डिटेल में स्टडी करेंगे और जितना डीप में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको जो है तो बेसिक सीखने की ज़रूरत महसूस होगी। और खुद ब खुद स्टडी करने से जो है तो आपका बेसिक जो है वो डेवलप होगा और वो इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर जो आज हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हासिल होगा, इसका एक एक्सप्रेशन है जो कि हमको डिराइव करना है कवा के लिए। और ये एक्सप्रेशन अभी तक 11th क्लास का जो सिलेबस था उसके अंदर था, लेकिन अब वो 11 से निकल कर वो 12 के अंदर आ गया। तो ठीक है, आज जो है हम इसका बेसिक जो है पहले समझेंगे और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हमको समझना है वो है व्हाट इज़ अ डाइपोल, जिसे दो कुतुब कहा जाता है उर्दू में, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमको समझना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अगर हम दो चार्जेस लें, फर्ज करेंगे कि एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। ये दोनों बरकी बार जो है एक दूसरे से हम फर्ज करेंगे कि ट्वाइस एल के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। फर्ज करेंगे कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ट्वाइस आर है। यहाँ पर यह हम ट्वाइस एल ये डिस्टेंस को फर्ज कर लेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर है जिसे हम O कहेंगे। तो अब ये जो चार्जेस हैं, सपोज Q1 एंड Q2, ये चार्जेस जो है तो इन मैग्नीट्यूड दे आर इक्वल, Q1 इज इक्वल टू Q2, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो चार्जेस जो है उन पर वो अपोजिट चार्जेस है। तो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है और कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो सिस्टम तैयार हुआ, जो निज़ाम तैयार हुआ, इस निज़ाम को हम कहेंगे डाइपोल, या दो कुतुब इसे कहा जाता है, या डाइपोल। तो डाइपोल यानी दो यकसां और मुखालिफ बरकी बारों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए तो जो निज़ाम तैयार होगा उसे बरकी दो कुतुब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो यहाँ पर बरकी दो कुतुब की जो डेफिनेशन है वो हमने देखा। इसके बाद हमें देखना है कि व्हाट इज़ एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस किसे कहा जाता है।
अब यहाँ से ये जो खत आपको गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बरकी बार से गुजरने वाले खत को इस डाइपोल का एक्सिस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब हम देखेंगे कि इस डाइपोल का इक्वेटर किसे कहा जाता है। तो इस डाइपोल का जो इक्वेटर होगा, वो इक्वेटर इसके महवर पर उमूद होगा इस तरह से। इस डाइपोल का जो इक्वेटर होगा वो किसे कहा जाएगा, ये इसका इक्वेटर है, क्योंकि ये इसके मरकज़ से गुज़रने वाला ख़त है और इसके महवर पर उमूद है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसे कहा जाएगा इक्वेटर। तो इक्वेटर यानी ऐसा ख़त जो डाइपोल के मरकज़ से गुज़रे और उसके महवर पर यानी उसकी एक्सिस पर उमूद हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम इक्वेटर कहेंगे। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल ये हमने देखा अभी। इसी तरह से व्हाट इज़ मीन बाय इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल, ये अभी हमने देखा। और अब हमें देखना है कि किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में किस तरह तहलील किया जा सकता है, किस तरह से दो कंपोनेंट्स में जो है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और उन दोनों कंपोनेंट की जो कीमत है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे और यहाँ पर इसमें एक महवर हम एक सिमती मिक़दार हम लेंगे। फ़र्ज़ करेंगे कि ये जो सिमती मिक़दार है ये इसके मरकज़ से गुज़रने वाली है, ये कोई एक सिमती मिक़दार है और ये सिमती मिक़दार को हम दो हिस्सों में तहलील कर सकते हैं। इसका एक हिस्सा जो है वो इस एक्स महवर की सिमत में होगा और दूसरा हिस्सा जो है इसका वाई महवर की सिमत में होगा, इस तरह से। तो किसी भी सिमती मिक़दार को फ़र्ज़ करेंगे कि ये जो सिमती मिक़दार है ये कैपिटल आर है और आर वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में जो है तो रिज़ॉल्व किए। एक कंपोनेंट जो कि एक्स महवर की सिमत में जाएगा वो ए है और दूसरा कंपोनेंट जो कि वाई महवर की सिमत में जाएगा वो सपोज बी है। तो these all are vectors. So R is the resultant vector and it is divided into two components. एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि एक्स महवर से रिजल्टेंट का बनने वाला जो जाविया है वो थीटा है। थीटा एंगल यहाँ पर हम एज्यूम करके चलेंगे। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है तो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर बना सकते हैं। एक वर्टिकल हमने ड्रॉ किया, इसी तरह से एक दूसरा वर्टिकल हम जो है तो वाई महवर पर ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक परपेंडिकुलर है और ये एक परपेंडिकुलर है, ये x महवर पर और ये y महवर पर। तो अब ये जो रिजल्टेंट है इसकी जो कद्र है इसको हम r फर्ज कर लेंगे, और जो a वेक्टर है यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड हम फर्ज कर लेंगे कि कैपिटल A है। इसी तरह से जो वेक्टर b है उसकी मैग्नीट्यूड हम b फर्ज कर लेंगे। अब ये जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, फर्ज करेंगे कि ये O है और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जिस पॉइंट पर, ये M पॉइंट है, एंड ऑन द y एक्सिस दिस पॉइंट इज N। अब आपको ये ट्रायंगल देखना है। इस ट्रायंगल में आप देखिए ट्रायंगल O M, सपोज इट इज C, दिस पॉइंट इज C, OMC। इस ट्रायंगल के अंदर क्या करना है, हमको साइन थीटा की कीमत मालूम करना है। तो इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा मालूम करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा मीन्स मुकाबिल का ज़िला जो कि है MR, और ये MR जो है ये वाला MR, ये इक्वल है लेंथ में इस साइड के, क्योंकि ये एक मुस्ततील है और मुस्ततील की जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है, ये आपको मालूम है। तो ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल रहेंगी। इसी तरह ये ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों साइड्स जो है इक्वल रहेंगी। तो साइन थीटा हम इस ट्रायंगल के अंदर मालूम करना चाह रहे। मुकाबिल का ज़िला क्या होगा, ये B है तो ये भी B होगा, मुकाबिल का ज़िला होगा B बटे वित्र, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। वित्र यानी यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल तैयार हुआ उसके सामने के ज़िले को वित्र कहा जाता है और वो है R, इट इज़ इक्वल टू R। तो इसके ज़रिए हमको B की कीमत मालूम होगी। देयरफॉर B इज इक्वल टू R साइन थीटा, R साइन थीटा। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड आपको नज़र आ रही है CM, इस साइड की लेंथ हमने मालूम की है, एंड इट इज़ इक्वल टू B इज इक्वल टू R साइन थीटा। इसी तरह से ये जो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल को आप देखेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है ONC। इस ट्रायंगल में हम कॉस थीटा की कीमत मालूम करेंगे, कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कौन सा एंगल है, जब यहाँ पर थीटा रहेगा तो ये एंगल थीटा रहेगा, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है तो थीटा रहेगा। तो कॉस थीटा के लिए जो ज़ाब्ता है वो है मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र, यानी थीटा को लगा हुआ जो साइड है जो कि CN यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ये एडजेसेंट साइड है उसकी, उसको जुड़ी हुई साइड है उस एंगल को। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मुत्तसिला ज़िला यानी एडजेसेंट साइड NC अपॉन वित्र। अब वित्र क्या होगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, इसके सामने की जो साइड रहेंगी उसे वित्र कहा जाएगा और वो है R, NC अपॉन R। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NC जो साइड है वो A के मसावी है, यानी इसको हम A के इक्वल ले सकते। सो इट इज़ इक्वल टू A अपॉन R। अब R जाएगा दूसरे साइड में, देयरफॉर वी कैन से A इज इक्वल टू R
कॉस थीटा। तो ए की कीमत अब यहाँ पर क्या हासिल हुई, ए की कीमत हासिल हुई आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको हासिल हुई, एक अपोजिट साइड जो हमने निकाला यहाँ पर वो है आर साइन थीटा, और जो ये वाली साइड है, ये साइड है आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा जो है तो ए के मसावी है, यानी वो यहाँ पर रहेगा आर कॉस थीटा। इस सिमत में रहेगा आर कॉस थीटा, और आर साइन थीटा जो है तो ये वर्टिकल साइड है, ये उमूदी साइड है, इसलिए ये उमूदी साइड के मसावी रहेगा, यानी इस सिमत में जाएगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने देखे कि अगर कोई एक वेक्टर है तो उस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते, और उसका एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा आर कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। तो शॉर्ट में आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर ये कोई एक ट्रायंगल है, यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल है और यहाँ पर का कोई एंगल अगर थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होंगी, फर्ज करेंगे कि जो हाइपोटेनस है यानी जो वित्र है वो फर्ज करो कि एल है, वो एल है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड रहेंगी वो रहेंगी एल साइन थीटा, और थीटा को लगकर जो साइड होंगी यानी उसके एडजेसेंट वाली जो साइड होंगी वो होंगी एल कॉस थीटा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है तो आपको याद रखना है, जब भी ऐसा ट्रायंगल आए और ट्रायंगल में थीटा ज़ाविया हो और उसके सामने वाले ज़िला अगर मालूम करना है तो वो साइन के फॉर्म में रहेगा, और उसके एडजेसेंट वाली साइड अगर हमको मालूम करना है तो वो कॉस थीटा के फॉर्म में होंगी। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक पॉइंट था कि हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किस तरह से हम उसके अज्जा मालूम कर सकते किसी वेक्टर के, वो चीज़ हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। तो आप इसका जो है तो एक स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते, और स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है इसको बाद में आराम से आपको समझना है कि कैसे हमने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में साइन और कॉस के कंपोनेंट्स जो है किसी वेक्टर के वो मालूम किए। नेक्स्ट चीज़ जो हमको इसमें समझना है वो है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को हम समझेंगे यहाँ पर, फर्ज करेंगे कि यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर ए बी सी ये ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ए के सामने की जो साइड है उसकी लेंथ हम स्मॉल ए लेंगे, बी के सामने की जो साइड है उसकी लेंथ हम स्मॉल बी लेंगे, और सी के सामने की जो साइड है उसकी लेंथ जो है हम स्मॉल सी लेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन रूल, इसकी ज़रूरत है हमको इस टॉपिक में जो हम देखने वाले हैं अभी, हम देखेंगे यहाँ पर कोसाइन रूल।
कोसाइन रूल हमको यहाँ पर समझना है। कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल के मुताबिक सबसे पहली साइड जो है वो स्मॉल a जो है इसका हम स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड है उनका स्क्वायर कर लेना है और उनको ऐड करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी साइड्स कौन सी बची हुई है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस लिखना है और फिर 2 टाइम्स करना है और b और c को मल्टीप्लाई करना है। -2 टाइम्स बी सी इंटू कॉस। अब यहाँ पर कौन सा एंगल लेना है, जो साइड ए के सामने वाला है। साइड ए के सामने वाला एंगल कौन सा है, कैपिटल ए एंगल है, तो यहाँ पर लेंगे कैपिटल ए। तो ये एक साइन रूल इस तरह से जो है हम इस ट्रायंगल के लिए लिख सकते हैं। और दूसरा साइन रूल भी हम यहाँ पर लिख सकते, अगर हम शुरुआत करें बी साइड से तो क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का मुरब्बा करके उसको ऐड कर लेंगे। बाकी दोनों साइड्स है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए सी कॉस, बी के सामने वाला जो एंगल रहेगा, बी साइड के सामने वाला एंगल कैपिटल बी है तो वो कॉस का एंगल रहेगा, कॉस बी। ये दूसरा साइन रूल हमारे पास आ गया इस ट्रायंगल के लिए। इसी तरह से हम इसका जो तीसरा साइड के लिए भी कोसाइन रूल लिख सकते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। ये तीसरा साइन रूल है। तो ये साइन रूल इस तरह से लिखा जाता है और ये आपको लिखना याद रखना है अच्छी तरह। इसकी ज़रूरत हमको इस एक्सप्रेशन के अंदर पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते चाहे तो। इसके बाद जो हमको देखना है कोसाइन रूल। अब देखना है हमको बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। लॉग टेबल में आपको ये बाइनोमियल थ्योरम मिल जाएगा, बिल्कुल शुरुआत के पेजेस में जो है तो वहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम है। फर्ज करेंगे कि दो क्वांटिटीज़ हैं x और y। x प्लस वाई रेस टू n, इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले फिर आपको कुछ चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर फैक्टोरियल 5 किसे कहा जाता है। 5 और फैक्टोरियल की अलामत जो है तो ऐसे होती है, और दूसरी अलामतें भी है इसकी फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल 5 का मीनिंग होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो रहेंगी फैक्टोरियल 5 की कीमत। इसी तरह से फैक्टोरियल 3 किसे कहा जाता है, काउंट डाउन करना है, ये गिनती को नीचे आपको एक एक कम करते जाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट इज़ इक्वल टू, ये जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन हासिल होगा वो लिख देना है। फैक्टोरियल 2 का मीनिंग क्या होगा,
2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह फैक्टोरियल 1 क्या होगा ये याद रखना है, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से फैक्टोरियल 0 क्या होगा, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 0। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपको इसमें याद रखना है। अब हम देखेंगे बायनोमियल थ्योरम। फर्ज करेंगे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो इस तरह से है x प्लस वाई रेज़ टू n। इसको सॉल्व करना है हमको, तो क्या रूल है बायनोमियल थ्योरम में वो हमको देखना है। जो पहला टर्म है x, उसकी पावर हमको हाईएस्ट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि n है, x रेज़ टू n। और जो दूसरा टर्म है y, उसकी पावर मिनिमम रखना है, यानी 0, y रेज़ टू 0। और यहाँ पर नसब नुमा में फैक्टोरियल 0 से इसको डिवाइड करना है, फैक्टोरियल 0 प्लस, अब दूसरा टर्म हम लिखेंगे, जो हाईएस्ट पावर यहाँ पर थी वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी n, और अब x की पावर को 1 से कम करेंगे n माइनस 1, और y की पावर को 1 से बढ़ा देंगे, पहले 0 थी अब हो जाएंगी 1, और यहाँ पर नसब नुमा में लिखेंगे फैक्टोरियल 1 प्लस, अब यहाँ पर जो इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, पहली पावर n, दूसरी पावर n माइनस 1, और अब x का जो पावर है उसको 1 से और कम कर देंगे, n माइनस 1 था अब होगा n माइनस 2, और y रेज़ टू 2, इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे दूसरे टर्म की, और पहला जो टर्म है x, उसकी पावर को कम करते जाएंगे, अपॉन फैक्टोरियल की कीमत 1 से बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पर होगा फैक्टोरियल 2। इस तरह से आगे के टर्म हमको हासिल होते जाएंगे, और जो लास्ट टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, लास्ट टर्म हमारा रहेगा पहला टर्म, उसकी पावर 0 लेना है, x रेज़ टू 0। दूसरा जो टर्म है y, उसकी पावर मैक्सिमम लेना है n, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। तो ये है हमारा बायनोमियल थ्योरम। पहले टर्म की पावर को बढ़ाते जाना है, दूसरे टर्म की पावर को कम करते जाना है, उसको डिवाइड फैक्टोरियल से करते जाना है। फैक्टोरियल की शुरुआत जो है वो 0 से होंगी, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल लेकर जो है तो हम इसको समझ सकते। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे, a प्लस बी रेज़ टू 3, ये एक एग्जांपल है। अब सबसे पहले a का पावर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, a रेज़ टू 3, और b की पावर कम से कम लेना है, b रेज़ टू 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस, a की पावर कम कर देंगे, a रेज़ टू 2 एंड b रेज़ टू 1, b की पावर बढ़ा दिए, अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, a की पावर फिर कम करेंगे, a रेज़ टू 1 b रेज़ टू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर जो पावर रहती है, यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, और यहाँ पर 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 लिए थे, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2
प्लस नेक्स्ट टर्म जो रहेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1 यानी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 a रेस टू 0 और b की पावर को मैक्सिमम कर देंगे b रेस टू 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब ये लास्ट टर्म हुआ क्योंकि यहाँ पर a की जो पावर है वो 3 से हमने शुरू किए थे और अब यहाँ पर a की पावर जो है तो 0 हो गई, यानी ये एक्सप्रेशन की जो टर्म है वो ख़त्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। इट इज़ इक्वल टू b रेस टू 0 मीन्स 1, तो यहाँ पर बचा सिर्फ a क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 0 1 होता है, ऊपर देखिए हमने अभी, प्लस ये 3 एज इट इज़ रहेगा a स्क्वायर और b रेस टू 1 यानी उसको b लिख सकते हैं हम सिंपली, अपॉन फैक्टोरियल 1 मीन्स 1 प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा, ये होगा 6 a रेस टू 1 b रेस टू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 6 a रेस टू 0 1 b क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना होगा, यहाँ पर लिखे हमने फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 होगा 6 और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। इट इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस, अब ये नसबनुमा में जो 1 है उसको हम छोड़ सकते, 3 a स्क्वायर b प्लस ये इससे कैंसिल हो सकता है, 2 3 ज़ा 6 3 a b स्क्वायर प्लस ये 6 और 6 कैंसिल, बचा सिर्फ b क्यूब। तो यहाँ पर ये इसका जो एक्सपांशन है ये हमको हासिल हो गया। ये काय का एक्सपांशन है, a प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन है, और ये शायद ऑलरेडी आपको ये एक्सप्रेशन मालूम होगा, 10वीं क्लास में आपने देखे होंगे कि जो क्यूब है, 2 नंबर के एडिशन का जो क्यूब है वो किस तरह से मालूम किया जाता है। इसी तरह से आप होमवर्क के लिए इसके आगे की जो कीमतें हैं वो मालूम कर सकते हैं। इसके पहले वाली कीमत आप मालूम करके देखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये कितना होता है ये आपको निकालना है। इसी तरह से a प्लस बी रेस टू 4, ये आपको मालूम करना है। इसी तरह से a प्लस बी रेस टू 5, ये कितना होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम से ये सारी कीमतें जो है तो हम मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बाइनोमियल थ्योरम है और इसका इस्तेमाल हम अभी करने वाले हैं, जो अभी एक टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते इस बाइनोमियल थ्योरम का। तो यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमको बेसिक इसमें देखना है वो क्या है, तो यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसको कैसे एक्सपांड किया जाता है और कुछ एग्जांपल्स लेकर उसको समझने की कोशिश की। उसके बाद हमको देखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहा जाता है। जस्ट इसके फार्मूले आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला जो हमने डिराइव किए वो आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू
एक कांस्टेंट टर्म आता है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। आप यहाँ पर Q1 Q2 भी ले सकते हैं, यानी 2 बार की बार आपको लेना है यहाँ पर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट जो है ये एज इट इज रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, ऐसा लेना है आपको। ये रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऑलरेडी ये फॉर्मूले हम देख चुके, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो पहले ही जो है तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आप एक बार रिवाइज कर लें, तभी हम जो अगला टॉपिक है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। इलेक्ट्रिक डाइपोल से कुछ दूरी पर किसी नुक्ते पर बरकी कवा के लिए फिक्रा अखज़ कीजिए। तो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक दिया गया है और उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से कुछ दूरी पर जो है बरकी कवा की कीमत जो है या उसके लिए फार्मूला जो है तो ये हमको डिराइव करना है। तो जो चीज़ें हम अभी देख चुके उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में प्लस Q और माइनस Q दो चार्जेस है जो कि पॉइंट A और B पर बिलतरतीब जो है तो रखे गए हैं। अब यहाँ पर ये जो प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज आपको नज़र आ रहा है, इनके दरमियान का जो टोटल डिस्टेंस है वो ट्वाइस L है। सेंटर में मबदा O है और मबदे के दोनों जानिब जो है तो L लंबाइयाँ इसकी है। इस तरह ट्वाइस L इसकी लेंथ हुई। अब यहाँ पर AB जो एक किता आपको नज़र आ रहा है या जो सेगमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर AB, इससे जो एक्सिस पास होगा उसे हम इसका, जो ख़त इससे पास होगा उसे हम इसका महवर कहेंगे, एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहेंगे। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा इस तरह से जो एक परपेंडिकुलर रहेगा और इसके सेंटर यानी O से गुजरेगा उसे हम इक्वेटर कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे कि इस डाइपोल से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक नुक्ता C लिया गया है। ये नुक्ता C आपको नज़र आ रहा है। इस नुक्ता C का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A इट इज़ R1 एंड फ्रॉम पॉइंट B इट इज़ R2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो नुक्ता C है उसको हम इस सेंटर O से जोड़ देंगे। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि OC जो सेगमेंट है ये हॉरिजॉन्टल से जो है तो यहाँ पर थीटा का जो एंगल है वो बनाएगा। तो थीटा एंगल से जो है तो OC इंक्लाइंड है। अब हम क्या करेंगे कि जो OC है इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ C से O तक जो है तो ये एक सेगमेंट हमने बनाए और इसको थोड़ा आगे हमने ऐसे ड्रॉ किए, इसको ऐसे आगे ड्रॉ किए। तो OC इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि पॉइंट जो A है, A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द सेगमेंट CO। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर A से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया गया। आप यहाँ पर सपोज कर सकते कि ये AN
ऐसा एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया गया। इसी तरह से पॉइंट बी जो है, तो पॉइंट बी से भी हम एक परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ करेंगे एंड सपोज इट इज एम, इट इज एम। अब यहाँ पर ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है आर है, यानी आप कह सकते कि पॉइंट सी जो है ये इस डाइपोल के सेंटर से स्मॉल आर फासले के डिस्टेंस पर वाक़ है। अब जो आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये ट्रायंगल जो है ए एन ओ, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर ये जाविया थीटा है, एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है। इसके सामने का जो साइड रहेंगी, अभी हमने देखे कि थीटा एंगल के सामने की जो साइड रहेंगी उसको हम एल साइन थीटा लेंगे, क्योंकि एल जो है ये वित्र है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल आपको नज़र आ रहा है। इस 90 डिग्री के सामने का जो साइड रहेंगी उसे वित्र यानी हाइपोटेनस कहा जाएगा। तो यहाँ पर ओ ए हाइपोटेनस है और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है एल। इसलिए थीटा के सामने वाली जो साइड है वो एल साइन थीटा होंगी और उसकी जो एडजेसेंट साइड होंगी मीन्स ओ एन जो साइड होंगी ये होंगी एल कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे की साइड में, ये ट्रायंगल है ओ एम बी। अब इस ट्रायंगल में जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा और इस थीटा के सामने की जो साइड रहेंगी उसमें साइन का फैक्टर रहेगा, यानी हाइपोटेनस वित्र मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है। इसी ऊपर वाले ट्रायंगल की तरह यहाँ पर भी एल साइन थीटा इसकी लेंथ हासिल होगी और जो दूसरी साइड रहेंगी मीन्स ओ एम जो साइड रहेंगी ये रहेंगी एल कॉस थीटा। तो ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन जिसकी कि हमको ज़रूरत है। अब जो डेरिवेशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना है कि डाइपोल मोमेंट किसे कहा जाता है। डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट इसको स्मॉल पी से जाहिर किया जाता है और डाइपोल मोमेंट मीन्स ये जो दोनों चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन सिर्फ उनके जो चार्जेस है वो अपोजिट है। तो इनमें से कोई भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड हमको लेना है। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बिटवीन टू चार्जेस और वो लेंथ कितनी है, ट्वाइस एल। तो ये फार्मूला हुआ डाइपोल मोमेंट का, ये आपको याद रखना है, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले हम जो दोनों चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल की कीमतें हम मालूम करेंगे फार्मूले के ज़रिए। अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके कि पोटेंशियल कितना होता है। तो यहाँ पर जो V1 पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में नुक्ता A पर जो प्लस Q बर की बार रखा गया है उसकी वजह से नुक्ता C पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम V1 कहेंगे। तो ये V1 पोटेंशियल इट इज़ ड्यू टू चार्ज प्लस Q ऑन द पॉइंट C। इसी तरह से जो निगेटिव चार्ज पॉइंट B पर रखा गया है इसकी वजह से भी इस नुक्ता C पर पोटेंशियल हासिल होगा। एंड सपोज इट इज़ V2।
ये जो पोटेंशियल है V2। अब ये दोनों भी जो फार्मूले हैं ये हम यहाँ पर लिख देंगे। माइनस जो निगेटिव चार्ज है उसके लिए माइनस हमने यूज किए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। तो पहले वर्ग की बार की वजह से V1 पोटेंशियल हासिल हुआ उस नुक्ते पर। उसके बाद फिर जो दूसरा वर्ग की बार है उस दूसरे वर्ग की बार की वजह से हमको यहाँ पर पोटेंशियल हासिल हुआ जो कि V2 है। अब टोटल पोटेंशियल उस नुक्ता C पर क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो टोटल पोटेंशियल हमको हासिल होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दिए। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या निकल सकता है, इन दोनों इक्वेशंस को आप देख सकते हैं। सपोज इट इज इक्वेशन कैपिटल A एंड इट इज इक्वेशन कैपिटल B। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने वाले हैं। तो जो कॉमन फैक्टर है वो है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये फैक्टर बाहर आ गया और अब ब्रैकेट में बचेगा 1/R1, ये यहाँ से आया इक्वेशन A से 1/R1, और उसके बाद है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, और इक्वेशन B से मिला हमको 1/R2, ये ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब शक्ल के जरिए जो है हम कोसाइन रूल को लिखेंगे। अभी हमने कोसाइन रूल को समझे, इसके पहले ये कोसाइन रूल क्या होता है। अब यहाँ पर जो दो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहे, इस ट्रायंगल के लिए जो है तो हम कोसाइन रूल लिखेंगे। तो यहाँ पर कोसाइन रूल होगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस ट्वाइस RL इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर R1 के लिए जो है, R1 के लिए हमने यहाँ पर कोसाइन रूल लिखे। उसके बाद हम R2 के लिए लिखेंगे कोसाइन रूल। तो सबसे पहला ट्रायंगल जो है यहाँ पर, इस ट्रायंगल को हम देखेंगे। ये ट्रायंगल है AOC, ट्रायंगल AOC। इस ट्रायंगल के लिए कोसाइन रूल लिखना है। अब यहाँ पर थीटा के सामने की जो साइड है वो है R1, तो हम लिखेंगे R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी जो दो साइड्स है, एक साइड है L और दूसरी साइड है R, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस ट्वाइस RL कॉस थीटा। ये पहला जो साइन रूल लिखे हमने इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल AOC के लिए। इसी तरह अब जो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल है BOC। ट्रायंगल BOC में कोसाइन रूल हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमको एंगल मालूम होना चाहिए कि O पर एंगल कितना बनने वाला है। ये जो एंगल रहेगा यहाँ पर, अगर हम इस AB सेगमेंट के एक साइड में पूरा एंगल देखें तो वो रहेगा पाई, मीन्स 180, 180 डिग्री। 180 को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसमें से थीटा को माइनस करना है क्योंकि उतना जाविया दूसरे ट्रायंगल के अंदर गया। तो यहाँ पर फिर कितना एंगल बचा, यहाँ पर जो एंगल बचा वो रहेगा पाई माइनस थीटा, इतना एंगल बचा। ठीक है, तो अब ये एंगल हमको लेना है। इस एंगल के सामने की जो साइड है वो है R2, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे कोसाइन रूल की। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी की जो इसकी दोनों साइड्स है उनका स्क्वायर करके ऐड कर लेना है। R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल कॉस, अब थीटा की बजाय हम यहाँ पर क्या लेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यहाँ पर लेना है। और पाई माइनस थीटा की कीमत होती है माइनस कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल, और ये होगा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस दोनों के दरमियान यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहेगा आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर की साइड रहेंगी ये आर स्क्वायर और ये वाली लेंथ एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ट्वाइस आर एल कॉस थीटा। ये दूसरा साइन रूल हमारे पास आ गया, ये सेकंड साइन रूल है। अब ये दोनों साइन रूल जो है तो यहाँ पर आपको नोट्स में नज़र आ रहे, ये यहाँ पर आप पहला साइन रूल देख सकते हैं जो हमने अभी हासिल किए, और ये दूसरा साइन रूल है। अब क्या करेंगे हम कि पहले और दूसरे दोनों साइन रूल से आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। अगर कॉमन नहीं निकलता तो उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए आप यहाँ पर आर वन स्क्वायर जो है, इस इक्वेशन के जरिए हमने क्या किए कि आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरे फैक्टर से, ये यहाँ पर जो फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, इस फैक्टर से हमको आर स्क्वायर कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर कॉमन निकल गया बाहर, और अब ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ से तो आर स्क्वायर गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं था तो उसको डिवाइड कर दिया आर स्क्वायर से, माइनस अब यहाँ पर भी आर स्क्वायर नहीं है तो इसको भी हम आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ पर इस फैक्टर को हम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक आर कैंसल होगा और एक आर बचेगा, और ये एक आर यहाँ पर बचा हुआ है जो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 1 से राइट हैंड साइड से आर स्क्वायर को कॉमन निकाले। इसी तरह से इक्वेशन 2 से भी हम ये जो इसकी राइट हैंड साइड है इससे हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। ये देखिए आप इक्वेशन नंबर 2 से जो है तो आर स्क्वायर को कॉमन निकाला गया और उसके बाद ये इक्वेशन हासिल हुई। आर स्क्वायर कॉमन निकला यानी हर टर्म को आर स्क्वायर से डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर जो डायग्राम है उस डायग्राम पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, यानी स्मॉल आर जो है इट इज़ वेरी वेरी लार्ज। नुक्ता सी काफ़ी दूरी पर वाक़े है बनिस्बत इन दोनों बरकी बारों के दरमियानी फासले के, यानी ट्वाइस एल से स्मॉल आर वाला जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्वाइस एल इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आर। तो यहाँ पर फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आर जो है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है बनिस्बत ट्वाइस एल के, तो जब कोई बड़ी चीज़ हो और उसका अगर रेसिप्रोकल लिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर आर को बड़ा समझ रहे हैं कि आर बहुत बड़ा है, इसलिए उसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी उसका जो माकूस होगा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि
डिनोमिनेटर यानी ये नसबनुमा जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी कीमत उतनी छोटी होती जाएंगी और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होंगी। तो ये कीमत जो है एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर नसबनुमा में आर स्क्वायर है इसलिए हम जो है एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो कीमतें हैं इसको हम 0 के बराबर ले सकते, यानी हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे, उसको भूल जाएंगे। तो जब नज़रअंदाज करेंगे तो पहली इक्वेशन के ज़रिए हमको R1 की कीमत ये हासिल होगी, क्योंकि इस मसावात में से भी जो है तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हमने हटा दिया। इसी तरह से जो दूसरा कोसाइन रूल हमने हासिल किए थे R2 स्क्वायर के लिए, यहाँ से भी हमने इस मसावात में से भी एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के टर्म को हटा दिया, क्योंकि उसकी कीमत इंतहाई कम होंगी, छोटी होंगी, इसलिए उसको नज़रअंदाज कर दिया गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों जानिब का जो है तो जज़र ले लेंगे, रूट जिसे कहा जाता है। जब इधर का हम रूट लेंगे तो ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे, ये वाला स्क्वायर भी कैंसिल होगा क्योंकि इधर की जानिब का भी रूट लिया जाएगा। इस तरह से दोनों जानिब का हम जज़र ले लेंगे। तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बचा सिर्फ R1, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर की बजाय R ले लेंगे क्योंकि रूट लिया गया, और बाकी जो ब्रैकेट है उसकी पावर जो है उसकी कुव्वत हम 1/2 कर देंगे, क्योंकि रूट का मीनिंग होता है कुव्वत 1/2। इसी तरह से सेम जैसे पहला टर्म होगा कोसाइन रूल पहले वाला जैसे तब्दील होगा, उसी लिहाज से दूसरे वाला भी तब्दील होगा, यानी R1 और R2 की जो कीमतें हैं दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जा रहा है। दोनों में से एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हटाया गया, दोनों का जो है तो रूट लिया गया, और अब इन दोनों का हम माकूस लेंगे, यानी दोनों को जो है तो पलट देंगे, उनका सर नीचे और पैर ऊपर कर देंगे। तो क्या होगा, अब ये देखिए R1 था तो यहाँ पर ये हो गया अब 1/R1, और इधर की साइड भी जो है इसका भी माकूस होगा, R का हो गया 1/R, और ये जो पूरा ब्रैकेट नज़र आ रहा है जब इसका माकूस लिया जाएगा तो क्या होगा, जब इसका माकूस लिया जाएगा तो इसकी कुव्वत अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएंगी। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसका जो पावर है वो 1/2 है, और जैसे ही हमने उसका रेसिप्रोकल लिए तो उसकी जो पावर है वो -1/2 हो गई। यानी ऐसा समझ लीजिए आप कि वो डिनोमिनेटर में वो नसबनुमा में चले गई। सेम अमल जो है तो R2 पर होगा। तो यहाँ पर एक कीमत हमको हासिल हुई 1/R1 की और दूसरी हासिल हो गई 1/R2 की। अब आ जाएंगे हम वापस हमारा जो एक्सप्रेशन था टोटल पोटेंशियल का, यानी इन दोनों को पोटेंशियल को अब हमको ऐड करना है, क्योंकि टोटल पोटेंशियल जो होगा वो होगा V = V1 + V2, और शुरुआत में हमने देखे कि जो V1 पोटेंशियल है वो है 1/4πε0 Q/R1, और जो दूसरा पोटेंशियल था क्योंकि वो मनफी बरकी बार के ज़रिए हासिल हुआ था, निगेटिव चार्ज के ज़रिए, इसलिए वहाँ पर निगेटिव रहेगा, और पोटेंशियल का फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q/R2। अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकल सकता है यहाँ से Q/4πε0, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/R1 - 1/R2। अब ये इक्वेशन पर आप ध्यान रखिए, पोटेंशियल के लिए टोटल पोटेंशियल जो है वो इस मसवात के ज़रिए हमको हासिल हुआ।
अब नोट्स में हम देखते हैं ये 1/R1 और 1/R2 इनकी कीमतें ऑलरेडी अभी अभी हमने निकाले, तो इस जाब्ते में हमको 1/R1 और 1/R2 की कीमतें रखना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल लंबी इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, देयरफॉर VC इज इक्वल टू, यानी टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जो कॉमन है वो निकाल ली हमने, Q/4πε0, और ये जो पूरा पहला टर्म आपको नज़र आ रहा है ये है 1/R1 की कीमत। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो पूरा टर्म है ये है 1/R1 की कीमत, और ये वाला जो पूरा टर्म आपको नज़र आ रहा है, ये जो टर्म है ये 1/R2 की कीमत है। तो दोनों कीमतें हमने यहाँ पर रख दिए, ये 1/R1 और ये 1/R2। अब क्या करेंगे, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए जो है तो इसको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम भी हम अभी अभी देख चुके। अब यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक ये फैक्टर है इस तरह का, -1 माइनस ट्वाइस L cos थीटा अपॉन R रेज़ टू द पावर -1/2। दूसरा फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस ट्वाइस L cos थीटा अपॉन R रेज़ टू द पावर -1/2। अब इसको हमको सॉल्व करना है बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए। तो यहाँ पर जो दो टर्म है, इसको जो पहला टर्म है इसको हम x समझ लेंगे, और जो दूसरा टर्म है इसको हम y समझ लेंगे। तो इसके ज़रिए जो है तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर रखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो दूसरा टर्म है, इस दूसरे टर्म को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो ये टर्म है हमारा, तो यहाँ पर जो टर्म है हमारे पास, इस टर्म पर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे, यानी जो पहला टर्म है इसको हम x समझ लेंगे और दूसरे टर्म को हम y समझ लेंगे। तो पहले टर्म की पावर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, यानी x रेज़ टू -1/2 इंटू y रेज़ टू 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस अब यहाँ पर जो पावर है इसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कुव्वत से, -1/2, ये इसके ज़रब में आ गया, x रेज़ टू, अब x की जो पावर है उसको 1 से कम कर देंगे, -1/2 -1, और y की पावर को 1 से बढ़ा देंगे, y रेज़ टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जो तीसरा टर्म हासिल होगा उसमें ये पावर एज इट इज़ रहेंगी, -1/2, और अब जो x की दूसरी पावर हासिल हुई -1/2 एंड -1, यानी दोनों का एडिशन हो जाएगा 1.5,
यानी ये होगा -3/2, -3/2। अब इसके बाद जो है पहली पावर से मल्टीप्लाई किए, जो दूसरी पावर हासिल हुई x की उससे मल्टीप्लाई किए इनटू x रेज़ टू, अब यहाँ पर x की पावर कितनी थी, -3/2 थी, -3/2 यहाँ पर x की पावर थी, उसमें से एक और माइनस करेंगे क्योंकि x की पावर को कम करते जाना है, और y की पावर को अब बढ़ा देंगे, y² हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 2 यहाँ पर हासिल होगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और आगे के बहुत सारे टर्म हासिल होंगे, वो आगे के टर्म अब हमको यहाँ पर नहीं लिखना है, सिर्फ 3 ही टर्म्स हम देखेंगे। इट इज़ इक्वल टू, अब फैक्टोरियल 0 तो 1 हो गया, y रेज़ टू 0 भी 1 हो गया, यानी यहाँ पर है x रेज़ टू -1/2, और उसको हम ऐसे लिख सकेंगे 1/x रेज़ टू 1/2, क्योंकि इसको जब हम डिनोमिनेटर में ला लेंगे नसबनुमा में तो उसकी पावर प्लस हो जाएंगी, और पावर 1/2 मीन्स, और x की पावर जो है यहाँ पर प्लस में हो जाएंगी। अब यहाँ पर माइनस एंड प्लस, ये होगा माइनस, और यहाँ पर ये 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे, और x रेज़ टू होगा यहाँ पर -3/2, और y रेज़ टू 1 मीन्स y। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों ब्रैकेट के प्लस हो गए, और यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है तो प्लस ही रहेगा। अब ऊपर जो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी ये होगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये तीनों भी जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों भी नसबनुमा में है, डिनोमिनेटर में है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, तो यहाँ पर होगा 8 x रेज़ टू। अब यहाँ पर -3/2 -1, तो दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 3/2 + 1 इज इक्वल टू, इसकी तिरछी ज़रब करेंगे 5/2 हो जाएगा, जो होगा 5/2। लेकिन उसकी जो अलामत रहेंगी, जो साइन रहेंगी, वो माइनस की रहेंगी, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन निकलेगा। -5/2 ये x की पावर हुई, और y² प्लस, और इसके आगे के जो टर्म्स है वो हमको यहाँ पर हासिल होंगे। तो अब इससे यहाँ पर क्या जाहिर होगा, इसको आप अभी फ़िलहाल में ऐसा ही लिखेंगे x रेज़ टू -1/2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x की जगह पर 1 है, तो x की जगह पर हम 1 रखते हुए जाएंगे, और 1 की पावर कुछ भी हो उसकी कीमत 1 होगी। x की जगह पर 1 रखना है हमको, क्योंकि यहाँ पर x को हमने क्या लिया था, 1 की जगह पर लिया था। तो यहाँ पर 1 -1/2, फिर यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 रेज़ टू कुछ भी हो उसकी कीमत 1 ही होगी, बचा सिर्फ y प्लस 3/8, फिर x की जगह पर 1 रखेंगे, उसकी कुव्वत कुछ भी हो उसकी कीमत 1 होगी, और उसको ज़रब करेंगे y² से इंटू y², प्लस आगे के टर्म्स जो है तो हमको यहाँ पर हासिल होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ y की कीमत
यहाँ पर जो है तो बची हुई है, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/2। y हमारे पास क्या है, ये जो पूरा टर्म था इसको हमने y लिए। अब y की कीमत रख देंगे यहाँ पर, ट्वाइस l cos थीटा अपॉन r प्लस 3/2 प्लस 3/2 y स्क्वायर, y की कीमत क्या है, ट्वाइस l cos थीटा अपॉन r होल स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं इट इज इक्वल टू 1 माइनस ये 2 से ये 2 कैंसल होगा, l अपॉन r cos थीटा प्लस 3/2 ट्वाइस l अपॉन r, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ट्वाइस l अपॉन r होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट को ओपन करके हमने सबका जो है तो मुरब्बा कर लिए। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि r जो है तो नसबनुमा में है और उसका स्क्वायर भी है, और अभी हमने एज्यूम किए थे कि r जो है ये काफ़ी बड़ा है बनिस्बत ट्वाइस l के। ये यहाँ पर आप देख सकते, ये इस जगह पर हमने अभी अभी जो है तो एज्यूम किए थे कि r इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ट्वाइस l, यानी r बहुत बड़ा है। तो r बड़ा है और उसका नसबनुमा लिया जा रहा है, उसको नसबनुमा में लिया जा रहा है और उसका मुरब्बा भी किया जा रहा है, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कीमत का जब माकूस लिया जाता है वो इंतहाई छोटी हो जाती है, और जब उसका मुरब्बा लिया जाता है तो वो और भी छोटी हो जाती है। यानी ये जो फैक्टर अभी आया हमारा, इस फैक्टर को हम 0 के बराबर ले सकते हैं। ये जो फैक्टर है ये रहेगा 0, और यहाँ पर ट्वाइस l अपॉन r का जो पावर है वो 2 हासिल हुआ, 2, और इसके बाद का जो फैक्टर रहेगा उसमें और भी वो पावर बढ़ता जाएगा। उसकी कुव्वत होंगी 3, फिर उसकी कुव्वत होंगी 4, फिर उसकी कुव्वत होंगी 5। तो जितनी ज़्यादा उसकी कुव्वत होते जाएंगी उतने कम उसकी कीमत होती जाएंगी। इसलिए ये पूरा टर्म जो है तो यहाँ से हम अवॉइड कर देंगे, और इसके बाद के जितने भी हायर टर्म्स है उन सब को हम अवॉइड कर देंगे। ऑल द हायर टर्म्स इन दिस बाइनोमियल थ्योरम आर अवॉइडेड बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट टू 0। ओनली द इनिशियल 2 टर्म्स आर कंसिडर्ड। ये जो शुरू के 2 टर्म्स है यानी 1 माइनस l अपॉन r cos थीटा, सिर्फ ये वाले टर्म लेंगे और इन्हीं का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर रहेगा। तो अभी हम नोट्स को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई कर दिए इस पर, और इसका पूरा एक्सपांशन अभी हमने देखे, इस टर्म का पूरा एक्सपांशन अभी अभी हमने देखे। अब जो है इस टर्म का एक्सपांशन करने के बाद जो हायर टर्म्स हमको मिले बाइनोमियल थ्योरम में, हमने उनको अवॉइड कर दिए, और जो शुरू के 2 टर्म्स बचे थे बस वही हमने यहाँ पर लिए। 1 माइनस l अपॉन r cos थीटा, देख सकते हैं आप ये टर्म्स को, ये देखिए 1 माइनस l अपॉन r cos थीटा, और लाइकवाइज जो यहाँ पर जो टर्म है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो टर्म है, जैसे ये इस दूसरे टर्म को बाइनोमियल थ्योरम के जरिए हमने सॉल्व किए, हायर टर्म्स को जो है तो 0 के बराबर ले लिए, शुरू के 2 टर्म्स को लिए,
उसी तरह से सेम ट्रीटमेंट इसके साथ भी होगा। और आखिर में जो है तो हायर टर्म्स को अवॉइड करने के बाद ये वाला टर्म हमारे पास बचेगा। आप बाइनोमियल थ्योरम के जरिए उसको सॉल्व करके देखो। ये पहले वाले टर्म को, ये जो ग्रीन से आपको नजर आ रहा है, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको, इस टर्म को आप बाइनोमियल थ्योरम के जरिए सॉल्व करके देखो। जैसे अभी इस टर्म को मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो आपको ये वाला फैक्टर मिल जाएगा 1 + L/R cos थीटा। अब आगे क्या करेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन हमको हासिल होंगी। ये माइनस जो है ये अंदर जाएगा, इसके ये -1 होगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ये -1 हो गया और ये जो माइनस था उसका यहाँ पर प्लस हो गया। अब ये -1 और +1 दोनों कैंसिल होंगे एक दूसरे से, और दोनों कैंसिल होने के बाद अब जो हमारे पास फैक्टर बचेगा वो क्या रहेगा, ये जो टर्म है, एक जैसा टर्म यहाँ पर मिल रहा है हमको। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टर्म है L cos θ/R, और यहाँ से भी हमको मिलेगा L cos θ/R, यानी इट इज 2 टाइम्स। तो बस अब इसको हमको 2 टाइम्स कर देना है। तो जब हम ये दोनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमको मिलेंगी जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, VC यानी पोटेंशियल एट पॉइंट C इट इज इक्वल टू Q/4πε0R, और यहाँ पर 2 टाइम्स L cos θ/R। तो यहाँ पर ये टोटल पोटेंशियल जो है तो ये हमने मालूम किए। अब क्या करेंगे कि Q और ट्वाइस L, Q और ट्वाइस L का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अभी शुरुआत में हमने देखे कि Q बर की बार है, ट्वाइस L जो है उन दोनों बर की बारों के दरमियान की लंबाई या लेंथ ऑफ डाइपोल है, डाइपोल की ये लेंथ है, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू ट्वाइस L को हटाकर हम यहाँ पर P लिख देंगे, डाइपोल मोमेंट, एंड cos थीटा एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको वेक्टर नोटेशन की सूरत में लिखना है तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको कैसा लिखेंगे हम, VC इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के बाद आपको देखना है 1/4πε0। अब यहाँ पर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, P इंटू R cos थीटा, यानी एक R हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा में ऐड किए न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी एक R को बढ़ाना पड़ेगा, यानी R² है तो ये हो जाएगा R³। ठीक है, यानी कोई इसको चेंज नहीं किए हमने, एक R ऊपर ऐड किए और एक R नीचे ऐड किए। अब क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 PR cos थीटा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते क्योंकि डाइपोल मूवमेंट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P डॉट वेक्टर R अपॉन R³। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है आपको मालूम है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है। तो उस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो है तो हमने ये डॉट प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट किए, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इक्वेशन हमको यहाँ पर हासिल हुई इस तरह से। अब क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर R है इसको हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है, n कैप से जनरली हम रिप्रेजेंट करते
यूनिट वेक्टर को एन कैप इज इक्वल टू कोई भी वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। एन कैप इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर वेक्टर आर को हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है आपको कि आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब ये जो नसबनुमा का जो आर है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये आर उधर गया यानी आर इंटू आर कैप, ऐसा आप ले सकते। अब ये वेक्टर आर की कीमत हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वेक्टर पी डॉट, वेक्टर आर की जगह पर क्या रखना है हमको, आर इंटू आर कैप, आर इंटू आर कैप अपॉन, डिनोमिनेटर में आर क्यूब है वो एज इट इज रहेगा आर क्यूब। अब ये सिंगल आर है जो कि मैग्नीट्यूड है, ये एक कैंसिल होगा और ये 3 आर में से एक आर कैंसिल होगा और बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर बच जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली सेम इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको हासिल होंगी। तो अब यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मूला हासिल किए, ये पॉइंट C पर जो है तो टोटल पोटेंशियल रहेगा। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो उसके लिए, इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दोनों फार्मूले जो है तो एक ही है, एक कॉस थीटा के फॉर्म में है और दूसरा जो है तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, यानी वेक्टर नोटेशन में है और एक कॉस थीटा के फॉर्म में है। अब दो अलग अलग मुकामात पर जो है तो हमको पोटेंशियल मालूम करना है। कौन से दो अलग अलग मुकामात है जहां हमको मालूम करना है, इस डायग्राम को हम देखेंगे फिर से। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर हम नुक्ता C को हम खींचकर इस नुक्ता A पर ला ले तो व्हाट अबाउट द एंगल थीटा, थीटा की कीमत कितनी होंगी, थीटा की कीमत हो जाएंगी 0 डिग्री, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये इसके मुतवाजी हो जाएगा AB के, उस पर मुंतबिक हो जाएगा पूरी तरह से, और यहाँ पर थीटा की कीमत हमको 0 डिग्री हासिल होंगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते कि पहला पॉइंट है हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 एट एक्सियल पॉइंट, यानी जो C नुक्ता है वो उस डाइपोल के एक्सिस पर आ जाएगा, उसकी सिमत +q बर की बार की जानिब हो जाएंगी और उस दौरान पोटेंशियल की कीमत क्या होंगी। तो अब यहाँ पर जो कॉस थीटा आपको नज़र आ रहा है, इस थीटा की जगह पर आप 0 रख देंगे और कॉस 0 होगा 1, और जैसे ही कॉस 0 की कीमत 1 होंगी तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमको मिलेगा, क्योंकि कॉस थीटा की कीमत यहाँ पर कॉस 0 1 होगा। तो अगर हम इस डायग्राम में इस नुक्ता C को इधर की जानिब लाए A की तरफ तो एंगल 0 होगा। अगर हम नुक्ता C को B की जानिब ले जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, इस नुक्ता C को रोटेट करके अगर हम B की जानिब लाए तो एंगल थीटा बढ़ता जाएगा और बढ़कर वो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा
यानी अब टोटल एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हम सी को इधर नुक्ता ए पर लाते तो भी वो उसके महवर पर रहेगा, इस डाइपोल के महवर पर रहेगा। अगर हम सी को घुमाकर इधर बी की तरफ लाते तब भी वो इसके महवर पर ही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलेंगी। पहले वो ए की जानिब था और अब वो बी की जानिब रहेगा। तो जब वो बी की जानिब आएगा तो एंगल रहेगा 190। अब थीटा की जगह पर 190 रखना है। यहाँ पर जो कॉस थीटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस कॉस थीटा की जगह पर जो है, थीटा की जगह पर आप 180 रखेंगे। अगर यहाँ पर कॉस थीटा मीन्स कॉस 180 डिग्री और ये होगा -1, ये -1 होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अगर हम ए की तरफ लेकर जाए नुक्ता सी को तो +1, और अगर बी की तरफ लेकर जाए तो -1। इस तरह से ये ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू +-1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r²। नाउ एट द इक्वेटर, जब हम इसको इक्वेटर पर ले जाएंगे, मीन्स इक्वेटर क्या होगा इसका जो इक्वेटर होगा वो ये वाला होगा। ये इसका इक्वेटर होगा। अब अगर इस नुक्ता सी को हम इस इक्वेटर पर ले जाएं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अब ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल अब यहाँ पर बनेगा, यानी अब cos 90 हमको लेना होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 यानी 0 होगा, और ये पूरा जो VC की कीमत है वो पूरी की पूरी 0 हो जाएंगी। तो जब हम इक्वेटर पर अगर पोटेंशियल मालूम करना चाहे तो एट द इक्वेटोरियल पॉइंट V इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हासिल होगा। ये लास्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा है, V इक्वेटर इज इक्वल टू 0, बिकॉज एट द इक्वेटर द एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल के लिए ये ख़त्म हुआ।